स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन आफ्टर जो भी आपके पास में क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके अब तक के पीजीटी में, हम लोग उस टाइप के सभी क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस करें। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने फंक्शंस एंड रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। मनीष सर ने आपके साथ में ग्रुप थ्योरी के साथ में डिस्कशन किया था। सो दिस वीक एंड मे बी इन द नेक्स्ट वीक हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सभी और ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी माय ऑब्जेक्टिव फॉर द नेक्स्ट वीक, दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक। आई होप लास्ट वीक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा जो भी डिस्कशन किया था हम लोगों ने। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास से। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। तो मैं दोबारा बता दूं, नेक्स्ट 2 वीक्स का हमारा एजेंडा दिस वीक दैट मीन्स और नेक्स्ट वीक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका 2D और 3D दोनों ही हम लोग डिस्कस कर पाए। ओके, तो जितना भी मैक्सिमम हम लोग कोशिश करेंगे, आप लोगों को उससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। क्लियर? ओके, एंड आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, स्क्रीन चेक कीजिए। आई होप इट शुड बी विजिबल टू ऑल। ये सभी को विजिबल होनी चाहिए आपके पास में। बड़ा हो ही गया सिस्टम। मुझे मैसेज कीजिए इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। मैं दोबारा से आपको ये बता दूं, इन केस इफ यू हैव एनी इशू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन केस कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए आज के लेक्चर में, हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आराम से काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ जैसे कि मुझे पता है कि आप लोगों ने सभी ने एमएससी किया है, बट फिर भी कुछ चीज़ों को मैं आपसे रिफ्रेश कराने की कोशिश करूंगा। उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे उन सभी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। So let us just start the lecture. Hope for the best. So today we are having straight lines and basic geometry. इसके बारे में बात करेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आए हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 6 है। So we are having more lectures because मनीष सर भी आपको पढ़ा रहे हैं और मैं भी आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। So I'm Dr. R.K. Goswami. This is my introduction. टॉपिक स्ट्रेट लाइन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज के लिए लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम होंगे, कुछ और टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग सभी पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे एंड ऑल ऑफ यू विल पार्टिसिपेट। ओके, सो बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, सो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आज की क्लास के लिए मैं सिर्फ 2D के बारे में बात करूंगा। सो वट एवर आई विल डिस्कस दैट विल बी 2D फॉर यू। चेक कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे 2D के बारे में बात करेंगे। 2D में आपके पास में इतनी गंदी राइटिंग, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। मेरे लिए एक्स एक्सिस कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग बट आर। वाई एक्सिस कुछ नहीं, नथिंग बट आर। द ओनली थिंग इज वेन एवर यू राइट ए पॉइंट, आपके पास में फर्स्ट कंपोनेंट ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से होगा, सेकंड कंपोनेंट ऑलवेज आपके पास वर्टिकल लाइन से होगा। दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम यू कॉल इट, सो दिस सिस्टम यू कॉल इट कोऑर्डिनेट प्लेन, बिना किसी डाउट के, एंड यू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट दिस। हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस होता है कि आपके पास में जस्ट सपोज ये कोई पॉइंट है आपके पास में a1 b1, you are having another point, let me assume it to be a2 b2. my interest is to find these the distance, मेरा ab का डिस्टेंस निकालना है। ab is a line segment, I'm using the wording line segment there, it is not a line segment because it has a finite length। ये जो उनका डिस्टेंस है इसे मैं मोड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
दिस आई विल रिप्रेजेंट एज डिस्टेंस ऑफ ए बी। ये मुझे फाइंड करना है। सो आई थिंक आप सभी इस बारे में कंफर्टेबल होंगे। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और एक आपके पास में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। इफ यू ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो चेक कीजिएगा ये जो पॉइंट होगा आपके पास में, दिस पॉइंट विल हैव A2 comma B1 coordinate without any issue. So what you will do, let me just assume this point to be C there. So आपके पास में जो ट्राइंगल होगा ABC, it is going to be right angle triangle. It is going to be right angle triangle. So Pythagoras तो hold करेगी. So you can check that your AB square is going to be your AC square plus your BC square. Simple statement. What is your AC? AC is a horizontal line. Horizontal line में ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस होता है आपके पास में द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। क्या होगा आपके पास में? इट इज A2 माइनस A1। इंटेंशनली मैंने मोड में राइट किया है यूजिंग स्क्वायर। BC इज ए वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन में जो डिस्टेंस होता है आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी योर y कंपोनेंट का डिफरेंस, दैट इज योर B2 माइनस B1। ना मोड का स्क्वायर सिंपल सा स्क्वायर के इक्वल ही होता है। आई कैन राइट लाइक A2 minus A1 square plus like your B2 minus B1 square. If I need the value of AB only, if I need the value of AB only, you, that means magnitude, you only take the square root. मेरा इंटेंशन कोई भी आपको प्रूफ पढ़ाना नहीं है, बट बिकॉज ये बेसिक है, सो आई होप कि हम लोगों ने आज तक हमेशा इसे एज ए फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने भी इसे आज तक ऐसे फॉर्मूला ही पढ़ा है। मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ, इवन 12th बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। बट क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने छोटा सा ही प्रूफ देने की कोशिश की है। आई होप इट इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन अगर आपको डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ही याद है, दैट इज वेल एंड गुड, कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछने वाला। सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला में हम लोगों के पास में दो तरह के आपके पास में टर्म्स होती हैं। एक होता है, इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक वर्डिंग यूज करते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन। डिवीजन का मतलब वो डिवाइड करना नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास में डिवीजन का मतलब होगा, दैट डज नॉट मीन कि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, वो मीनिंग नहीं है हमारे पास में। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जस्ट सपोज आपके पास में ये लाइन सेगमेंट है, अगेन आई एम यूजिंग द वर्डिंग लाइन सेगमेंट PQ, और इनके बीच में कोई पॉइंट आपके पास में R है, सच दैट कि जो डिस्टेंस बिटवीन PR ओवर RQ, ये जो डिस्टेंस है इट इज M अपॉन N, इन द रेशो ऑफ M अपॉन N। सो ये आपके पास में M है, ये आपके पास में N है। इन दैट केस अगर आप P को एज्यूम करते हैं x1 y1, you assume Q to be x2 y2, your objective is to get the value of R, so the R is going to be, the coordinate of R is going to be your, चेक कीजिएगा, M की मल्टीप्लाई Q से, N की मल्टीप्लाई P से करना है, it is going to be mx2 plus n x1 over m minus, so m plus n, and similarly your my2 plus n y1 over m plus n, ब्रैकेट क्लोज। एक वर्डिंग यूज की जिसे मैंने आपको बताया एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन होता क्या आपके पास में, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और आपने क्या किया, आपने Q को फर्दर एक्सटेंड कर दिया। अभी जो लास्ट टाइम जो पॉइंट था आपके पास में R, इट वाज विद इन द लाइन सेगमेंट, ये आपके पास में आउट है। तो जब भी ये आउट है आपके पास में, डिस्टेंस की तो बात यहाँ पर भी करूंगा, PR ओवर RQ, डिस्टेंस की तो बात यहाँ पर भी की। बट इस टाइप के जो डिस्टेंस होते हैं, जो पॉइंट होता है उस, वो आपके पास में एक्सटर्नल डिवीजन में काउंट होते हैं। और फॉर्मूला क्या था एक्सटर्नल डिवीजन का, यहाँ पे आपके पास में R की वैल्यू हो जाएगी, इट इज mx2 माइनस, लाइक एजम्पशन वही है आपके पास में, डिवीजन m/n रेशो का है, nx1 ओवर m माइनस n एंड my2 प्लस, नॉट प्लस, माफ कीजिएगा, इट इज नेगेटिव,
तो ये चीज़ आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा, इसमें कुछ बड़ा ही नहीं है। मेरी साउंड चेक कीजिए, शायद आवाज़ नहीं आ रही है किसी बच्चे को। आई होप कि साउंड क्लियर होनी चाहिए आपके पास में। चलिए, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके पास में। तो मिड पॉइंट इतना अच्छा पॉइंट होता है आपके पास में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स पी क्यू को जो आर है उसे 1:1 में डिवाइड करता है। और इसके लिए जब भी आपको आर की वैल्यू निकालनी होती है, क्या करते हैं, यू ऐड x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो मेरे ख्याल से तो सिंपल सा ऑब्वियस सा है। कभी कभी आपके पास में क्वेश्चन ये पूछता है कि गिवन 3 पॉइंट्स, सो आपको ये बताना होता है कि आर आपके पास में डिवाइड करता है इंटरनली और एक्सटर्नली, इस तरह से कौन सा डिवीजन करता है आपके पास में। सो उस टाइप के क्वेश्चन में आपने देखा होगा। सो जनरली दो टाइप के क्वेश्चन थे, मैं दोबारा बताता हूँ। एक में तो आप फाइंड करते हैं कि आर आपका डिवाइड करता भी है कि नहीं करता, और अगर करता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि किस रेशियो में करता है। उस केस के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट आर डिवाइड द लाइन पी क्यू इन द रेशो के रेशो 1। तो हम लोग यहाँ पे m की वैल्यू k लेते हैं और n की वैल्यू 1 लेते हैं, और हम लोग r की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं यूजिंग वही आपके पास में mx2, दैट इज k x2, इट इज माई k प्लस 1 x1 ओवर k प्लस 1। और दूसरा हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे लाइक सेम k y2 प्लस y1 ओवर k प्लस 1। ये जो आपकी r की वैल्यू है वो हम लोग गिवन वैल्यू के इक्वेट कर देते हैं, जो भी आपका गिवन होगा। इन केस हम लोग कंपोनेंट वाइज कंप्यूट करते हैं, इन केस के की वैल्यू यूनिक मिलती है दोनों के लिए, इन दैट केस आर आपके पास में डिवाइड करता है। दूसरी चीज है, डिवाइड तो कर दिया, अब इंटरनली एक्सटर्नली का क्या जवाब देंगे हम लोग। ओके, तो इंटरनली एक्सटर्नली का जवाब इस तरीके से होता है, द वैल्यू ऑफ के यू ऑब्टेन्ड इफ इट इज पॉजिटिव। तो ये जो डिवीजन होता है ये होता है इंटरनल डिवीजन, और अगर के की वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो डिवीजन होता है वो होता है एक्सटर्नल। और अगर k की वैल्यू आपके पास में लाइक p अपॉन q आई है इन द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, उस केस में आपके पास में इंटरनली है, मैं यहाँ पे लिखना चाहिए था m और n। सो आपका जो रेशियो होगा, द रेशियो इन विच r डिवाइड्स द 2 पॉइंट्स p एंड q इज गोइंग टू बी m/n। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और जैसे मैं ये बताना चाहूंगा, बिकॉज हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी 2D की, मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे बेसिक हमेशा क्लियर हो। तो आप NCERT इसके क्वेश्चन जितने भी आपके पास हो सकेंगे, ये बेसिक हमारे पास में हमेशा होना चाहिए। जब हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, उसी केस में हम लोग कुछ इनके बेहतर कंसेप्ट ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नो। क्लियर? ओके, सो नाउ यू आर हैविंग ए क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, the coordinate of the point which divides the line joining 1, -2 and 4, 7 internally in the ratio 1 to 2। तो ये 1 to 2 है, तो m की वैल्यू आपके पास में 1 है, n की वैल्यू 2 है आपके पास में। फर्स्ट वैल्यू x1 y1, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड आपके पास में है x2 y2 है, सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास में है। नाउ इंटरनल डिवीजन के लिए मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट के लिए। सो व्हाट आर द पॉइंट शुड बी, इट शुड बी योर m x2 प्लस n x1 ओवर m प्लस n, और आपके पास में m y2 प्लस n y1 ओवर m प्लस n। क्विकली मुझे आंसर बता दीजिए, बाकी मुझे इसमें और कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। सो आकांक्षा हैज गिवन द आंसर बी पार्ट, सो आई एम रिक्वेस्टिंग एनीवन एल्स वुड लाइक टू गिव द आंसर। कोई और मुझे आंसर बताना चाहेगा? Yes, there is one more answer maybe. B part is perfectly okay. You are absolutely genius. Next is a homework for you. I'm not interested there. ये स्लाइड आफ्टर द क्लास आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप पे होगी, आप लोग कुछ चीजें कंसेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग 1 3 एंड 2 7 डिवाइड्स। अब चेक कीजिए इस टाइप क्वेश्चन में आपके पास में क्या होता है। यू हैव गिवन ए लाइन लाइक 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और दो पॉइंट्स हैं आपके पास में
ये पॉइंट्स आपके पास में P है, ये पॉइंट आपके पास में Q है। एज्यूम कीजिए आपका x1 y1, दूसरा एज्यूम कीजिए आपके पास में x2 y2। ये जो लाइन आपके पास में ये किसी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट आपके पास में R है, ये पॉइंट क्लियर आपके पास में। मुझे ये बताना है व्हाट इज PR रेशियो RQ, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो जस्ट सपोज कि ये आपके पास में रेशियो M रेशियो N होगा, जैसे पहले हम लोग करते आए थे। लेकिन इसके लिए मैं एज्यूम क्या करूंगा स्टेटमेंट में, लेट मी एज्यूम दैट दिस पॉइंट R डिवाइड PQ इन द रेशियो, जैसे पहले बताया गया था रेशियो फाइंड करने के लिए K रेशियो 1। सो गेट द वैल्यू ऑफ R। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, वही आपके पास में K इंटू x2 प्लस x1 ओवर K प्लस 1। ओके, एंड देन आफ्टर सेकेंड क्या होगा आपके पास में K इंटू y2 प्लस y1 ओवर K प्लस 1। अब ये जो पॉइंट R है आपके पास में, द पॉइंट R इज ऑन द लाइन आल्सो, सो R मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ x आई एम राइटिंग 2k प्लस 1, जो भी मैंने आपके पास में x की वैल्यू फाइंड की है, प्लस y के प्लेस पे आई एम राइटिंग यहाँ पे 7k प्लस 3 ओवर k प्लस 1 equals to 9. Quickly get the value of k. Let me just tell you, if the sign is positive, the division is internal. If the sign you are getting negative, the division is going to be external, जैसे मैंने last slide पे बात किया था। And if it is going to be m by n, so the ratio is going to be m by n internally for the positive sign, externally for the negative sign. Now I am requesting for the answer. And Deepak ji, distance formula, I didn't get the point. What is the issue there? वहाँ पे कोई इश्यू है या मैंने कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, तो प्लीज मुझे बताएं, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो प्लीज क्विकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ कर दिया है इसमें, सिर्फ आपको 1 मिनट में जवाब देना है इस बात का। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है, सिंपली सॉल्व कीजिए। इनकेस आपको अगर आवाज आ रही हो सभी और यहाँ तक समझ में आया हो, तो प्लीज यूट्यूब पे जो भी हमारा चैनल है उसे लाइक कीजिएगा। ये जो वीडियो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो लाइव सेशन है, इसे भी प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके जो भी कमेंट्स हो तो वहाँ पे मुझे बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम आपके कमेंट्स को वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए, एनीवन। सो मेरे नोट्स में जो आंसर इसका आई एम राइटिंग दैट आंसर, जस्ट सेकंड, लेट मी जस्ट चेक कि मेरा the answer is coming out to be for this case is positive 3/4। पॉजिटिव है तो डिवीजन इंटरनल है, जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था। और आपके पास में रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज गोइंग टू बी ओवर 3/4। दिस इज माय आंसर फॉर द केस। क्लियर? यस, रोहिणी कुमारी जी का बिल्कुल सही जवाब है आपका। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट। देयर इज अ टर्म कॉल्ड द सेंट्रोइड। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी मैं भी क्लास 11th वाले या 12th वाले बच्चों को पढ़ाता था, जनरली सेंट्रोइड नहीं आता था। एक दो बार मैंने देखा तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि सेंट्रोइड क्या होते हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होते हैं, कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता है। इन चीज़ों के हम बारे में हम लोग आने वाले स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में जनरली नहीं मिलेगी, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट कर दे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जब भी आपका सेंट्रोइड या ऑर्थो सेंटर इस टाइप के वर्ड्स आपके पास में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आपको करना क्या होता है, कुछ खास नहीं है। इफ यू हैव गिवन 3 पॉइंट्स, और हम लोग ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं हैविंग 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट आपके पास में ए कोऑर्डिनेट के लिए है, दूसरा पॉइंट बी कोऑर्डिनेट के लिए है, तीसरा पॉइंट सी कोऑर्डिनेट के लिए है। तो सेंट्रोइड को आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, सो वेयर द सेंटर ऑफ मास लाइज। ठीक है, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा शायद।
सो आपके पास में यहाँ पे चेक कीजिए, द आंसर इज गोइंग टू बी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। हम लोग इसका प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब हम लोग 12th में थे, इसका प्रूफ हमने पढ़ा था यूजिंग वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स की हेल्प से इसका प्रूफ पढ़ा था, एंड उस टाइम पे तो काफ़ी अच्छा प्रूफ था। सो वी आर नॉट गोइंग टू द प्रूफ, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड हैं वो उसमें प्रूफ में जरूर जाएं। मेरा एक सजेशन होता है, जितना भी आप लोग प्रूफ पढ़ते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव होती है हाउ टू यूज द कंसेप्ट। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द प्रूफ बिकॉज इट इज ए क्रैश कोर्स, बट आई सजेस्ट अगर आप जाना चाहें तो। चलिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग कुछ डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन को ट्विस्ट मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट बना देती हैं, उन डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द सेंट्रोइड? सेंट्रोइड मैंने आपको बताया, सेंट्रोइड होता क्या है, कुछ खास नहीं। आपका एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पॉइंट ले लीजिए ए, बी एंड सी। नाउ बीसी का मिड पॉइंट, जस्ट सपोज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आप क्या कीजिए, यू ज्वाइन कीजिए एडी को। तो एडी को आप बोलेंगे मीडियन, एडी को आप बोलेंगे मीडियन। ऐसे ही ए और सी का मिड पॉइंट एज्यूम कीजिए, जस्ट सपोज दिस इज ई, ई इज द मिड पॉइंट, यू जॉइन बीई। तो आपके पास में बीई मीडियन होगा। इसी तरीके से जो तीसरा मीडियन आप लोग एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे एफ, ये आपके पास में एफ है। तो सी इफ ये भी आपके पास मीडियन हो। तो आपने यहाँ पे तीन मीडियंस ड्रॉ किए हैं। ये तीनों मीडियंस आपके पास में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय जी। एंड एडिशनल प्रॉपर्टी इज, आपके पास में ए जी ओवर जी डी इज गोइंग टू बी ओवर 2:1, ये याद रखिएगा। ओके, इसी तरीके से आपका ये ओवर बी जी ओवर ये ओवर जी ई इज गोइंग टू 2:1। तो जो आपका सेंट्रोइड है वो आपके पास में मीडियन को ऑलवेज 2:1 में डिवाइड करता है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कीजिएगा, जस्ट ए रिक्वेस्ट। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। आई होप ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बाकी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट स्लाइड पे, तो यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा जो डेफिनेशन है वो है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता क्या, आपके पास में बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर कुछ खास नहीं करना, आपको एक ट्राइंगल लेना है ए बी सी, जो भी आप लेना चाहें। आपको फर्स्ट ए से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऑर्थो बेसिकली ऑर्थोगोनल का एक क्या होता है, शॉर्ट वर्जन है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऐसे बी से दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ऐसे ही आपके पास में थर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। तो ये तीनों आपके पास में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट सिंबॉलिकली इज डिनोटेड बाय एच, और इसे हम लोग यूज करते हैं वर्डिंग में ऑर्थो सेंटर। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे बस सिर्फ ऑर्थोगोनल की बात करनी है। तो यहाँ पे जो मेरा AD है, AD इज ऑर्थोगोनल टू BC, my BE is orthogonal to AC, and my CF is going to be orthogonal to AB। सो ये भी आपके पास में एक ही पॉइंट से पास होता है, इससे आप लोग ऑर्थोगोनल ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो आई होप इसकी डेफिनेशन आपके पास में क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरकम सेंटर के। अभी मैं एक 9th वाले बच्चे से बात कर रहा था। सो देयर वाज ए क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज कि आपके पास में 3 पॉइंट्स हैं। फ्रॉम 3 पॉइंट्स, द 3 points are non-collinear, and you need to tell them how many circles you can draw using these 3 points। क्लियर? तो मैंने उन्हें क्या बताया था, ये मैंने बुक से ही पढ़ा है 9th वाली। सो द कंसेप्ट वाज कि आप इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। द पॉइंट से इसे मैंने ए बी बोल दिया, अनदर पॉइंट इज बी सी देयर, और आप क्या कीजिए, आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। किसका? ए बी का। आप बी सी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। जिस पॉइंट का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपके पास में, उस पॉइंट को आप ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ यू टेक रेडियस, आपको यहाँ पे ओ ए रेडियस ले सकते हैं, यू कैन टेक ओ सी, यू कैन टेक ओ बी, एंड विद दैट रेडियस आप यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, और ये सर्किल है आपके पास में, ये तीनों कोऑर्डिनेट से मूव करेगा।
इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, सॉरी, द पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। और यही आप लोग क्लास 9th वगैरह के बच्चों को पढ़ाते भी होंगे, हाउ टू ड्रॉ ए सर्कल यूजिंग 3 पॉइंट्स। या फिर आपके पास में एक आर्क है, आर्क के को आपको कंप्लीट करना है, तो आप ये काम करते हैं, यू टेक 3 पॉइंट्स और जो मैंने ऊपर बताया आप उसे बस रिपीट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। क्लियर? तो आपके पास में क्या हुआ, जो भी आपके पास में साइड्स हैं, तो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, द पॉइंट ओ, द पॉइंट डिनोटेड बाय ओ इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर, एंड दैट इज ऑल। तो सर्कमसेंटर से यू कैन ड्रॉ ए सर्किल containing all A, B and C। आई होप यहाँ तक किसी के लिए कोई डाउट नहीं होगा। अनुज कुमार जी, इज देयर एनी डाउट? कहाँ समझ में नहीं आया आपको? आप प्लीज मुझे बताइएगा, मे बी आफ्टर द क्लास, जैसे मैं स्लाइड्स फिनिश कर लूँ। और इन केस अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, सो इट इज बेटर टू आस्क ऑन जूम, क्योंकि जैसे ही क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद जो थोड़े बहुत डाउट्स होंगे जो मैं ले सकता हूँ, तो मैं उनके साथ में जूम पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए, आई होप ये दूसरी डेफिनेशन, ये थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा आपके पास में। इट इज जस्ट ए रिक्वेस्ट। मैंने यहाँ पे गलती किया कि प्रीवियस डायग्राम सेंटर जी है, नहीं। प्रीवियस डायग्राम तो आपके पास में सबसे पहले सेंट्रोइड मैंने यूज किया था वर्डिंग, उसे मैंने जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर मैंने यूज किया था, उसे मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता हूँ। शायद मैंने लिखा भी है कैपिटल एच। और तीसरा है मेरे पास में सर्कम सेंटर, से मैंने कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट किया है। एक वर्डिंग होती है इन सेंटर। अब इन सेंटर क्या होता है कि आपको जो भी एंगल बाइसेक्टर्स है, एंगल्स बाइसेक्टर आपके पास में एक पॉइंट से पास होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द इन सेंटर फॉर यू। दैट इज कॉल्ड द इन सेंटर फॉर यू। और इन सेंटर की हेल्प से आप किसी ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल शायद ड्रॉ करते हैं, अगर मैंने कहीं गलती नहीं की है पढ़ने में तो। आप सभी को याद होगा, हम लोग यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेके और एक इस तरह से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों को टच करता है। शायद उसी लिए हम लोग यहाँ पे, मैंने कुछ गलती बोल किया कि यहाँ पे, लेट मी चेक, आई विल चेक माई सेल्फ। मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ इन सेंटर के लिए। चलिए, एक बेसिकली जैसे मैंने आपसे बताया था, हम लोगों को थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना चाहिए। जो भी मेन स्टेटमेंट्स थ्योरम्स है उन सभी को हमें कलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर? हमेशा याद रखिएगा, दे आर गोइंग टू बी कोलिनियर। वे तीनों के तीनों आपके पास में एक ही लाइन में लाई करेंगे। एंड आपके पास में एक पॉइंट है, आपके पास में ओ, एक पॉइंट सॉरी एच ऑर्थो सेंटर है, एक आपके पास में ओ है, देर विल बी अ पॉइंट जी इन बिटवीन। तो जी जो है वो आपके पास में एच और ओ को डिवाइड करेगा, एंड द डिवीजन विल बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो अगर आपके पास में, इसका मीनिंग क्या होगा, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं एनी टू ऑफ को दे दूं, मैं आई गिव यू एच एंड जी, यू कैन फाइंड ओ इजीली। I can give you G and O, you can find the ortho center also, and that is all. क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। सो इट इज एन इजी टास्क फॉर यू। चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं। ये स्लाइड्स, ये जो आपके पास में ट्राइंगल्स थे, इन सभी की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, और हम लोग किस तरीके से इन्हें फाइंड कर सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक होता है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का यूज वैसे तो कम होता क्या है, बात कर लेते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका ट्राइंगल है ये वाला, ये आपके पास में ट्राइंगल, चेक कीजिए। इस ट्राइंगल का मैं क्या करता हूँ, मैं दो साइड्स को इंक्रीज कर देता हूँ। मैं एक पॉइंट को यहाँ पे ए अज्यूम करता हूँ, बी और सी। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर निकालना है। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है। आई नीड टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ दिस एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो गया, और ये तीसरा जो है उसका भी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। माफ कीजिएगा, तीनों आपके एक ही पॉइंट से पास होंगे, एंड दैट पॉइंट यू मे कॉल C1। क्लियर?
इसी तरीके से दैट मीन्स टू से दैट कि आपको एक एंगल का बाइसेक्टर बाकी दो एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर्स चेक करने हैं। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड द एक्स सेंटर्स। तो आपके पास में जब ए का आपने बाइसेक्ट किया यू विल कॉल C1, आप बी का बाइसेक्ट करेंगे यू विल कॉल C2, चेक कीजिएगा, और आप सी को बाइसेक्ट करेंगे यू विल कॉल C3। ओके, दीज आर द फॉर्मूलाज। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट आपको इन सब फॉर्मूला को फिलहाल के लिए याद रखना है। मैं इनमें से किसी का प्रूफ के बारे में अभी तो बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। तो मुझे तो हमेशा से यही पता रहता है कि अगर आपके पास में तीन वर्टिसेस हैं, लाइक यू आर हैविंग x1 y1, this may be a, you may have x2 y2, you may have x3 y3 आपके पास में, मुझे यहाँ पे y3 लिखना चाहिए। तो आपको एरिया कैसे बताना है? हाफ ऑफ, मुझे ना डिटर्मिनेंट्स काफ़ी पसंद है, तो मैं सिंपल सी कैलकुलेशन डिटरमिनेंट से करूँगा, x2 y2 1 एंड आपके पास में x3 y3 1। आप इसे डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट का इशू ये होता है कि आपके पास में कभी पॉजिटिव आती है कभी नेगेटिव आती है, बट यू शुड ऑलवेज एज्यूम कि आपके पास में जो वैल्यूज होंगी, तो जो एरिया होगा पॉजिटिव होगा। सो वट एवर द वैल्यू यू आर गेटिंग नेगेटिव पॉजिटिव, यू शुड गिव द आंसर इन पॉजिटिव ओनली। दिस इज वन सच पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि कभी कभी हम लोगों को ये प्रूफ करने को आ जाता है कि लाइंस आपके पास में कोलिनियर है, so the points are collinear. In that case what we do, we find the area and we put the area equals to 0। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरिया फाइंड करते हैं और हम लोग एरिया को 0 पुट कर देते हैं। एरिया के बाद 0 होने का मतलब क्या होता है, देयर द पॉइंट्स ए बी एंड सी दे आर कोलिनियर। तो मैं यहाँ पे राइट करना चाहूंगा, इन केस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, विद और विदाउट दोनों, if you can prove this is 0, that means to say that your A, B, C are collinear। तो आप इन्हें प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक हम लोगों को क्लियर होगा। लेट अस जस्ट कलेक्ट सम डेफिनेशन में भी। नेक्स्ट पे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कलेक्ट किया है, इस एग्जांपल के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसका एरिया फाइंड करना है। अब बिकॉज अगर ये वाला एरिया है तो अगर मैं डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी यूज करूँगा तो ज़्यादा इजीली शायद मैं काम कर पाऊंगा। आपको डिटरमिनेंट बताना है 1/2 ऑफ ए स्क्वायर 1, बी बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर 1। तो ऐसे डिटरमिनेंट्स आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे, बहुत आसानी से पढ़े होंगे, तो मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आई थिंक यू कैन सिंपली सॉल्व देम। तो आप मुझे इसे नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन है। क्लियर, इतने हिंट मेरे ख्याल से काफ़ी है। यू ऑल आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। दीपक जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, और ये फैक्टर्स अभी के लिए तो मुझे पता नहीं कि जब हम उन लोगों ने 10th किया था, आई कैन रिकॉल उस टाइम पे एक वर्डिंग हम लोग पढ़ते थे, उसे बोलते थे हम लोग साइक्लिक फैक्टर्स। मुझे नहीं पता कि जब आप लोगों ने आपकी 10th या 12th की होगी तो साइक्लिक फैक्टर्स वहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे, हम लोगों के टाइम में होते थे। तो उस टाइम पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे, डिग्री 1 डिग्री 2 वाले जो इस तरह टाइप के फैक्टर्स थे, हम लोगों ने बहुत सॉल्व किए हैं। ओके, शायद आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे। तो ये साइक्लिक फैक्टर्स में से आते हैं। साइक्लिक फैक्टर्स का मेरा सेंस क्या होता है आपके पास में, कि आपके पास में ए है, बी है, सी है। पहले तो बात कर लीजिए ए माइनस बी की, फिर कर लीजिए बी माइनस सी की, फिर सी माइनस ए की। सो एक तरीके का पैटर्न फिक्स होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं फिर आपके पास में। सो आई होप कि आप उन चीजों को रिकॉल थोड़ा सा कर पाएंगे जब भी इसे सॉल्व करेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से। जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। यस, सो अभी तक का जो बेसिक मुझे डिस्कशन करना था, ट्राइंगल्स किस किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनमें होता है, वो सब मैंने कर लिया आपके साथ में।
क्वेश्चंस हम लोग लेटर ऑन देखेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट करने के बाद में। स्लोप ऑफ ए लाइन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर? स्लोप ऑफ ए लाइन होता क्या है, चेक कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू हैव ए लाइन, आप इसे लाइन कंसीडर कर लीजिए, ये आपके पास में कोई भी लाइन है। एनी लाइन मस्ट हैव सम एंगल, या तो पैरेलल हो गया आपके पास में, तो पैरेलल के लिए हम लोग एंगल 0 मानते हैं बाय डिफॉल्ट। इफ दिस इज द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में एंगल मेजर करेंगे। दिस इज द वे, हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल मेजर करते हैं। सो द टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज गोइंग टू कॉल द स्लोप, उससे हम लोग स्लोप बोलते हैं। टेंजेंट ऑफ दिस थीटा इज गोइंग टू बी द स्लोप। क्लियर? अच्छा, अब स्लोप हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, इसका कोई और फॉर्मूला है या मुझे हमेशा एंगल निकालना पड़ेगा? बिकॉज हमेशा तो एंगल मैं नहीं निकाल सकता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट लीजिए A1 B1, एक पॉइंट यहाँ पे लीजिए आप लोग A2 B2। ये 2 लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हल्का सा इशू आता है कभी कभी राइटिंग में। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसे लिख पाया तो ये हुआ A2 B2। करना क्या आपको, यू लाइक बिफोर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन लीजिए और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। मैंने इसे एज्यूम किया है ए बी एंड सी। ए को थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास में, सी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास में, चेक कीजिएगा, A2 कॉमा B1। और ये एंगल भी आपके पास में थीटा होगा बिना किसी डाउट के। हम लोगों ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है आपके पास में, सो आपको ये पता होगा दैट योर tan थीटा इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर अपॉन द बेस। परपेंडिकुलर इज ए वर्टिकल लाइन, सो इसे आप लिखेंगे यहाँ पे योर B2 माइनस B1, और आपके पास में बेस क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी योर A2 माइनस A1। तो चेक कीजिएगा, जब भी आपके पास में 2 पॉइंट्स गिवन हो, दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू फाइंड द स्लोप। तो हमेशा आपको एंगल गिवन हो ये जरूरी नहीं, so this is how you find the slope there। स्लोप के बाद में कुछ इसके साथ में चीजें भी आती हैं। इन केस थीटा की वैल्यू 0 है आपके पास में, तो जो भी आपके पास में लाइन होगी इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल का साइन यूज किया मैंने यहाँ पर। इन केस थीटा अगर आपके पास में π/2 होगा, उस केस में आपके पास में जो tan थीटा की वैल्यू होगी इट इज नॉट डिफाइंड, सीरियसली नॉट डिफाइंड होता है। कोई ये ना बोले कि tan थीटा की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है, मैं बोलता हूँ इट इज नॉट डिफाइंड फॉर यू। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखना चाहिए, नॉट डिफाइंड फॉर यू। सो उस केस में आपके पास में द लाइन यू आर हैविंग इज गोइंग टू बी अ वर्टिकल लाइन। सो आपको लाइन मिलेगी वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब होता है आपके पास में इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। क्लियर? और बाकी अगर आपके पास में ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो दो लाइन इंटरसेक्ट भी तो कर सकती हैं आपके पास में। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो आपके पास में वहां पर भी तो कोई एंगल बनेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? सो द नेक्स्ट केस इज एंगल बिटवीन टू लाइन। तो एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है, दूसरी लाइन है जिसका स्लोप आपके पास में m2 है। सो वे इस पॉइंट पे थीटा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, द पॉइंट इज पी देयर। तो एक पॉइंट, एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल क्या होगा आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी योर पाई माइनस थीटा। इनके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो आपका पाई माइनस थीटा भी आपके पास में 90 ही होगा। वैसे तो मुझे यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री बोल रहा हूँ तो मुझे पाई की जगह 180 डिग्री लेना चाहिए, ओके, सो दैट होमोजेनिटी हमेशा रहे। बट फिर भी मेरा यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, इनकेस दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास में दो पॉइंट्स मिलते हैं इन जनरल, एक पॉइंट सॉरी दो एंगल्स मिलते हैं इन जनरल, एक एंगल होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूज। दो एंगल्स मिलते हैं आपके पास में, तो चेक कीजिएगा आपके पास में आपको यहाँ पे कौन सा आंसर देना है। तो जनरली हम लोग एक्यूट वाला आंसर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, द आंसर इज आपका जो tan थीटा होता है, फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग, ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला होता है फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस।
बिकॉज़ मैंने एक्यूट की बात की थी, सो यू ऑलवेज़ पुट द मोड देयर। और इसी टर्म से कुछ कंडीशंस आपके पास में आती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? व्हाट इफ m1 इक्वल्स टू m2, ये हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, दैट योर tan थीटा इज जीरो। tan थीटा जीरो कहाँ पे होता है? जब भी आपके पास में थीटा की वैल्यू जीरो या फिर आपके पास में पाई होती है। और थीटा की वैल्यू जीरो होने का मतलब होता है आपके पास पैरेलल लाइंस। तो टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर सेम। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा एलिब्रेट किया है। इन केस अगर आपके पास में tan थीटा इज गोइंग टू बी नॉट डिफाइंड, जैसे मैंने बताया था नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा कब? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोल दीजिए 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू जीरो, तभी तो नॉट डिफाइंड आएगा आपके पास में। तो सीधे सीधे बताइए, इन केस m1 m2 की वैल्यू -1, सो आपके पास में tan थीटा नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का एक ही केस होता है, कौन सा केस होता है? दैट योर लाइंस आर परपेंडिकुलर। और अगर इनमें से कोई से भी केस नहीं है तो आपके पास में एंगल निकल ही जाएगा। ओके, 90 डिग्री से अगर मिनिमम एंगल होता है तो हम लोग उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अगर थीटा 90 डिग्री से लेस देन है तो पाई माइनस थीटा क्या होगा? वो आपके पास में हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो जनरली हम लोग जो आंसर देते हैं, हम लोगों का आंसर होता है आपके पास में एक्यूट के लिए। सो आई होप ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट्स गोइंग टू बी एन इजी टास्क फॉर यू। लेट मी जस्ट चेक, इज देयर एनी कमेंट? अनु जी, मैं आपकी बात को समझा नहीं। यहाँ पे आपने यूट्यूब पे कमेंट किया है, लाइन क्यों पास करानी है पॉइंट से? आई डिडंट गेट द पॉइंट। थोड़ा सा इसे इलेबोरेट कर देंगे तो शायद हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। ओके, तो आई होप इसके अलावा तो और कोई कमेंट यहाँ तक नहीं होगा। इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं, लाइक मैंने कहा है हमेशा। देखो, मैं एक चीज़ बस 2 मिनट के लिए शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो शायद थोड़ा-सा आइडिया है उस चीज़ का। जनरली मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। मैं उनके साथ में उनका प्रॉब्लम्स या डाउट सॉल्विंग के साथ में काम करता हूँ। तो जनरली ये डिस्कशन होता है हमारा। सो मेरे पास में स्टूडेंट्स उस टाइप के आते हैं जिन्होंने बेसिक तो किया नहीं है, बेसिक इन द सेंस एनसीईआरटी नहीं करते, तो उनके पास में उनकी ही कोचिंग की बुक्स होती हैं, वे आपको उतना ही पढ़ाते हैं और देन आफ्टर आप उनके बेसिस पे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो मैं उस टाइप के स्टूडेंट्स के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। रीज़न बीइंग कि आपका जो लेवल होता है, वो थोड़ा-सा एकदम से ही हाई हो जाता है, बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैं मैक्सिमम ब बच्चों की बात कर रहा हूँ। सो हमेशा है ना, हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो पहला स्टेप होगा वो होता है एनसीईआरटी। आपको इसकी स्टेट लाइन की एनसीईआरटी करनी ही करनी है अनडाउटेडली। बेसिक कांसेप्ट्स वहाँ वहाँ से लीजिए। उसके बाद में अपना जो स्टेप अप कीजिए, एक स्टेप अप कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स से अच्छा कुछ नहीं मानता। ये ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, आप देखेंगे जितने भी आपके पास में ज़्यादातर नोट्स हैं, वो सभी इसी के बुक के आसपास घूमते नज़र आते हैं मुझे। मुझे अगर कंसेप्ट पढ़ाना हो या पढ़ना हो थियोरेटिकली अच्छे से पढ़ना हो विद एग्ज़ाम्पल्स, तो मैं इस बुक के बारे में रेफ़र करना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट यू। इन दोनों को करने के बाद में आपके पास में जो क्वेश्चन आते हैं जनरली वो मिक्सअप होते हैं। एक कांसेप्ट दूसरे कांसेप्ट के साथ में हो गए। उसके साथ में आप बस अपना जो पीजीटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन्हें ट्राई कीजिए। प्लस अगर थोड़ा-सा अच्छे लेवल पे जाना है, तो जिस भी कांसेप्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसे चैप्टर वाइज़ आपका जो आईआईटी जेईई वाला मटेरियल है, जो कि पास्ट ईयर्स क्वेश्चन्स है, इतना सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास में सभी का आइडिया हो जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ, जिसने आरडी शर्मा 2 से 3 बार कर ली, वो आपके पास में इस गेम में काफ़ी अच्छा है। वो उसका स्पीड भी आ जाएगी, उसकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी और वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर पाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट वास्तव वास्तव में अभी तक ईज़ी रहे हैं, लेकिन फिर भी इट इज़ जस्ट अ सजेशन फॉर यू। अगर मैं होता तो मैं ऐसे करता, या फिर मेरा कोई स्टूडेंट होता, मेरा कोई बेटा होता, वो प्रिपरेशन करता तो मैं उसे इस तरीके से गाइड करता। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। ये जितना भी हम लोग काम करते हैं, उस सभी का निचोड़ है आपके पास में।
उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग देखिए पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी की कर रहे हैं, तो डायरेक्शन बिल्कुल राइट होनी चाहिए। और थोड़ा-सा भी अपने आप पे डाउट नहीं होना चाहिए कि आप इसे नहीं क कर पाएँगे, यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस। बिल्कुल हाँ, एनसीईआरटी मेरा बेसिक है, उसे करो, उसके बाद में आरडी करो, 11th-12th सब इट इज़ बेसिक। आपका जो बेसिकली जो डिफरेंस आता है बच्चों का, वो डिफरेंस कहाँ पे आता है? ये जितने भी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर आपके पास में टीचर होते हैं या इसी टाइप से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो मैथ्स में 11th-12th तक तो सेम ही होते हैं। द ओनली डिफरेंस विल लाई बिटवीन कहाँ पे अप्लाई करेगा आपके पास में, जहाँ पे ग्रेजुएशन वाले आएँगे। तो उम्मीद है कि इसके बाद में हम लोग ग्रेजुएशन वाले जो भी टॉपिक्स हैं, उन्हें पहले एक साथ डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा, सो दैट कि आप वहाँ पर भी कंफर्टेबल हो जाएँ। उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। ओके? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में उम्मीद करता हूँ कि शायद नेक्स्ट टास्क हमारे पास में वो होगा। चलिए, हम लोग आगे मूव करते हैं अभी यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट चेक कीजिए। अब आपके पास में इंटरसेप्ट्स ऑफ ए लाइन की बात कर लेते हैं। इंटरसेप्ट नाम ही आपके पास में काफ़ी है, तो चेक कीजिएगा। 2 टाइप के इंटरसेप्ट्स की जनरली बात करते हैं। एक तो करते हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट। कभी-कभी एक लाइन है आपके पास में, दैट लाइन इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास कर रही है। क्लियर? कंसीडर करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी लाइन आपके पास में ये दिस लाइन इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे A0। क्लियर? और ये जो लाइन है आपके पास में आगे मूव किया, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 पे। सो आपका मैं लाइन L1, L2 के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चेक कीजिएगा, आपका जो इंटरसेप्ट होता है आपके पास में, वो कुछ नहीं होता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। सो अगर मैंने यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट बोल दिया, तो आप मुझे क्या बताएंगे कि जी ओरिजिन से डिस्टेंस बताइए अलोंग द एक्सिस। ये मेरे पास में अलोंग द एक्सिस गया। ये जो डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस मैं थोड़ा सा डार्क शेड कर रहा हूँ यहाँ पे। इस डिस्टेंस को बताइए, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द एक्स इंटरसेप्ट। ओके, एंड देन आफ्टर मैं इसे यहाँ पे ए राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल ए। और सिमिलरली आपका जो वाई इंटरसेप्ट होता है आपके पास, वो क्या होगा? आप ओरिजिन से डिस्टेंस लीजिए जहां तक आपके पास में वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हो, दैट इज योर बी। एक चीज नोट कीजिएगा, वेन एवर यू टॉक अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स टू एम एक्स, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये लाइन, तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल कराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, दैट इट इज ए लाइन। वाई इक्वल्स टू एम एक्स में आपके पास में आपका जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है, वाई इंटरसेप्ट भी आपके पास में जीरो होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में जो भी लाइंस होती हैं उसमें आपके पास में एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, बट होता है। ओके, बट देर आर स्पेशल लाइंस जहाँ पे आपके पास में दोनों में से एक ही इंटरसेप्ट होता है। क्या कोई बताना चाहेगा किस टाइप की लाइंस होती हैं ऐसी लाइंस जिनके पास में इधर दे आर हैविंग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट? कौन बताना चाहेगा किस टाइप की लाइंस होती हैं? कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? यस, आई थिंक वी आर गेटिंग सम आंसर्स। बिल्कुल सही जवाब मुस्कान जी का, बिल्कुल सही जवाब। दीज आर पैरेलल लाइंस फॉर यू। सो आपके पास में जो लाइंस होती हैं, अगर आपके पास में यू आर हैविंग लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, उस केस में आपके पास में सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट होता है, तभी आपके पास में इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू ए। चेक कीजिएगा। और दूसरी आपके पास में लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनका डिस्टेंस आपके पास में फ्रॉम द ओरिजिन सिर्फ वाई पे ही आता है आपके पास में, तो ये आपके पास में लाइंस होती हैं वाई इक्वल्स टू बी टाइप की। परफेक्टली ओके, नो इश्यूज आती है। तो लेट अस जस्ट गो अहेड। अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन जितने भी आपके पास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, हम लोग सभी की फॉर्मेट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी का प्रूफ तो यहाँ पे नहीं दूंगा, ओके, लेकिन हाँ जनरल कंसेप्ट करने की कोशिश करेंगे। जनरल कंसेप्ट में सबसे पहला जो डिस्कशन होगा दैट इज द जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट इज एनीथिंग ऑफ दिस फॉर्मेट ax plus by plus c equals to 0, this will be regarded
एज ए लाइन इन 2D। मैं 2D को थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। कोई भी चीज जो कि आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में राइट करेंगे 2D में, दिस विल बी अ लाइन फॉर यू। ये एक जनरल फॉर्मेट है, क्लियर। और जब भी इस फॉर्मेट पे लिखेंगे, आपका जो स्लोप होगा, इट इज गोइंग टू बी योर नेगेटिव ए ओवर बी बाय डिफॉल्ट। इट विल बी योर नेगेटिव ए ओवर बी बाय डिफॉल्ट। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2D पे बॉक्स बनाया। बॉक्स क्यों बनाया मैं बताना चाहूंगा। जो चीजें हमारे पास में 2D में ट्रू होती हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे पास में 3D में ट्रू हो। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैंने तो लिखना यही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, बट आई एम वर्किंग इन 3D। अब बताओ ये क्या होगा? विल इट रिप्रेजेंट ए लाइन? द आंसर इज नो, इट विल नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन इन 3D। 3D में आपके पास में दिस विल रिप्रेजेंट ए प्लेन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास में। इक्वेशन तो ठीक है। ओके अनुज जी, आप थोड़ा सा अपना कनेक्शन भी चेक कीजिएगा इन केस कोई इशू है। दूसरा, ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आपके पास में रहेगी। जो जो मेंबर्स हैं उनके पास में ये रहेगी। आप लोग टाइम थोड़ा सा नोट कर लें और उसके हिसाब से दोबारा से चेक कर लें अपने कनेक्शन को। उसके बाद में भी आप लोग देख सकते हैं इसे। ओके, जो भी मेंबर्स हैं सभी के पास में ये यूट्यूब पे रहेगी वीडियो। चलिए बात करते हैं इसके आगे हम लोग। सो हम लोगों ने क्या कहा, मैं क्या बता रहा था आपको। इन केस अगर इसी क्वेश्चन को आपको 3D में पूछना हो, मैं 3D में पूछता हूँ आपसे, व्हाट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इन 3D, द आंसर विल बी इट इज अ प्लेन देयर। ये आपके पास में प्लेन है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम लोग 2D में अलग तरीके से काम करते हैं, 3D में सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सबको बड़े अच्छे से याद होगी। ये होती है y इक्वल्स टू इट इज योर mx प्लस सी। तो m तो आपके पास में एज यूजुअल इट इज अ स्लोप फॉर यू, एंड व्हाट इज c? c इज योर y इंटरसेप्ट। व्हाट इज c? c इज योर y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म जनरली हम लोग तब अप्लाई करते हैं वेन एवर द इक्वेशन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आपके पास में एज्यूम कीजिए दिस पॉइंट इज हैविंग द कोऑर्डिनेट a0, दिस पॉइंट इज हैविंग द कोऑर्डिनेट 0b। सो आपका y इंटरसेप्ट b है, योर x इंटरसेप्ट आपके पास में a है, और इक्वेशन की बात करेंगे इट इज गोइंग टू बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज गोइंग टू बी 1। क्लियर? ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं तो सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ। एक वर्डिंग होती है, इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों को करना क्या होता है, आप चेक कीजिएगा। ये आई एम एज्यूमिंग नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड बट टी कर दूं, सो आपके पास में द लाइन। सो ओन इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, उसे आप बोलते हैं पी। एंगल ON makes an angle, say alpha, with the positive direction of x-axis. So the equation is going to be your x cos alpha plus y sin alpha equals to p। इससे हम लोग नॉर्मल फॉर्म। इसके बेसिस पे कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आराम से इजीली। एक फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को, कुछ बच्चों को ज्यादा ही इश्यूज आ रहे हैं। मैं कनेक्शन चेक कर अपना इंफॉर्मेशन एक बार चेक। मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
शायद मेरा कनेक्शन भी स्लो है, वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन शायद स्लो है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है। आई थिंक इट शुड, बट यस स्लो, थोड़ा माफी चाहूंगा इसके लिए, कनेक्शन थोड़ा स्लो है। मैं दोबारा से एक बार ये चीज नॉर्मल एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देयर इज अ लाइन गिवन टू यू, एक लाइन है आपके पास में। अगर हमारी क्लास अभी कंटिन्यू हो सकती है, अगर हमारी अभी क्लास कंटिन्यू हो सकती है, अगर साउंड का ज़्यादा इशू ना हो तो हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज जो भी हमारे पास में बची हुई स्लाइड्स हैं उनके साथ में मैं आपके साथ में कल कंटिन्यू कर सकता हूँ। हो सकता है तब तक हमारी साउंड भी अच्छी हो जाए। तो जस्ट आप लोग जो सजेस्ट करना चाहें, कोई बाकी मुझे बताना चाहेगा? अगर मेरी साउंड क्लियर है फिलहाल के लिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग कल पोस्टपोन करेंगे, कल के लिए पोस्टपोन कर देंगे क्लास को, सो दैट सभी बच्चों का लॉस ना हो। कोई बताना चाहेगा यहाँ पे मुझे साउंड के लिए? चलिए मुस्कान जी, मुझे उम्मीद है क्लियर होगी। चलिए आगे फिर बात कर लेते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता होगा। पॉइंट में आपके पास में एक पॉइंट गिवन होगा से x1 y1, आपको स्लोप गिवन होगा m, और इक्वेशन क्या होती है आपके पास में? योर इक्वेशन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्मेट है, मैं सिर्फ राइट कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक होती है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है आपके पास में? इन केस आपके पास में x1 y1 गिवन हो एंड x2 y2 गिवन हो, तो चेक कीजिएगा, देयर इज ए स्टेटमेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, from two points there can pass only one line। तो यूनिक हो गया आपके पास में, यूनिक लाइन एग्जिस्ट करेगी। y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या होगी आपके पास में? m, ये होगी आपके पास में x माइनस एक्स वन। m की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं टू पॉइंट से, दैट इज योर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन, ये होगा y माइनस वाई वन। आप इसे राइट कर दीजिए, सॉरी हाईलाइट कर दीजिए, दिस इज द आंसर। क्लियर? और जैसे कि अभी एक बच्चे ने आंसर दिया था, सो क्वेश्चन ये था कि आपके पास में लाइंस पैरेलल टू द एक्सेस, आपका जवाब क्या होता है वहां पे? लाइंस पैरेलल टू द एक्सेस में एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है आपके पास में x इक्वल्स टू a, सेकेंड लाइन पैरेलल टू द एक्सिस इज y इक्वल्स टू b। ओके, एंड आई थिंक ये तो देखते ही क्लियर है कि आपके पास में किस टाइप की लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल है। सो आपके पास में जब भी लाइन x इक्वल्स टू a होगी, it is going to be parallel to y-axis, and whenever you have the line y equals to b, it is going to be your parallel to x-axis। कीजिए, कोई है तो मुझे बताइएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आता है कंकरेंसी ऑफ लाइन, क्या होता है आपके पास में? यू आर हैविंग थ्री लाइंस, 1 2 3, तीनों लाइंस आपके पास में एक ही पॉइंट से पास हो रही है, L1 L2 L3। क्लियर? तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, L1 L2 L3। सो अगर ऐसी सिचुएशन है आपके पास में, यू नीड टू चेक वेदर दीज लाइंस पासिंग थ्रू द ए कॉमन पॉइंट। तो एक तरीका तो ये है कि आप सॉल्व करें एनी टू को, यू सॉल्व एनी टू, और जो भी आपके पास में पॉइंट्स आ जाए एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए, यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू इन द थर्ड वन, एंड इफ द थर्ड वन इज सेटिस्फाइड, आप कहें यस इट इज द लाइंस आर कनकरेंट, अदरवाइज नो। और दूसरा तरीका, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आई लव डिटरमिनेंट्स, so it is better to use determinants, it is a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। in case the determinant is 0, then the lines are going to be concurrent, that means they are passing through a
यूनिक पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट से पास हो रही हैं। ओके, सो आई होप इट इज नॉट ए बिग क्वेश्चन, लेकिन हाँ डिटरमिनेंट की वजह से थोड़ा सा आसान हो गया। आप लोग प्लीज इस टर्म को नोट कीजिएगा। चलिए अब इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होती है समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट सपोज यू आर हैविंग ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इफ यू आर लुकिंग फॉर ए लाइन दैट इज पैरेलल टू द सेम, आप क्या लिखेंगे? द लाइन इज गोइंग टू बी योर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू से लैम्डा वाई लैम्डा, बिकॉज हम लोगों को पैरेलल लाइंस लानी है। पैरेलल लाइंस के लिए आपके पास में सी और जो राइट साइड में वैल्यूज है सी और लैम्डा, ये दो डिफरेंट वैल्यूज आपके पास में हो सकती हैं, अदरवाइज स्लोप सेम होगा आपके पास में। जैसे मैंने बताया था पहले कि आपके पास में स्लोप स्लोप सेम होगा। तो जब भी स्लोप सेम होगा आपके पास में ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू लैम्डा इज गोइंग टू बी द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ में बात करते हैं, तो द लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशंस। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। जस्ट सपोज आपके पास में एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज गोइंग टू नेगेटिव ए अपॉन बी। सो अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन आपको फाइंड करनी है, तो उसका जो स्लोप होना चाहिए दैट स्लोप शुड बी बी अपॉन ए, सो दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई m1 एंड m, यू शुड बी एबल टू गेट -1। आपको -1 मिलेगा। सो उस लाइन की इक्वेशन बताइए। द इक्वेशन इज गोइंग टू बी, चेक कीजिएगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू लैम्डा। पहले की तरह बस यहाँ पे कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे और जो भी मिडिल साइन है वो आपका इंटरचेंज होगा। Now, in order to get the value of lambda, you have to use some conditions like the point given to you कि एक point है आपके पास में जो इस लाइन पे है, आप इसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी गिवन है, और मैं आपसे पूछता हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस गिवन लाइन, तो आप जवाब देंगे y इक्वल्स टू -1 अपॉन एम एक्स प्लस सी। क्लियर? और मैं एज्यूम करता हूँ माई वैल्यू ऑफ m दैट इज स्लोप इज नॉट गोइंग टू बी जीरो हियर, वो आपके पास में जीरो नहीं है। ओके, लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये आपके पास में इजी टास्क होगा। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। एक स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली वो 2 3 से पास हो रही है, एंड द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? तो आपने क्या किया आपके पास में, चेक कीजिएगा दोबारा से कि जो लाइन है आपके पास में, ये कोई इंटरसेप्ट है उसके। एक इंटरसेप्ट आपके पास में a0 है, एक इंटरसेप्ट आपके पास में 0b है, चेक कीजिएगा। और यहाँ पे पॉइंट है p दैट इज योर 2 3, ये वो 2 3 आपके पास में। और 2 3 इस तरीके से है आपके पास में कि जो इंटरसेप्ट है वो बाइसेक्ट होता है p पे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास में AP ओवर PB इज गोइंग टू बी 1/1। सिंपल सी बात कीजिए, P इज द मिड पॉइंट, सो P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? S2/2 एंड y1 प्लस y2/2, सिंपली a/2 b/2। आपको ऑलरेडी गिवन है 2, 3, so quickly get the value of a using this, and your b/2 equals to 3। simplify, the value of a is going, and then the equation will be simply x to 1, it is d और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है मैंने क्या यहाँ पर? कोई चेक कीजिए, हैव आई मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स?
शिकायतें आ रही हैं कि ये ऑडिबल नहीं है। मैं आज की क्लास को फिर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कल थोड़ा-सा हम लोग लंबी क्लास ले लेंगे, लगभग 1.5 से 1 आवर 45 मिनट्स की कल क्लास लेंगे। तो हम लोग ये कल करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल आज की जो स्लाइड है, वो मैं आपके पास में ग्रुप पे डाल देता हूँ। इन केस आज की चीज़ आपको सब थोड़ा-सा समझ में आई हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यूट्यूब पे लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट आप चाहते हैं कि मैं इसमें इंक्लूड करूँ, तो मुझे पहले से वो इन्फॉर्म आप कीजिएगा। आप मुझे हमारे जो चैनल है, चैनल के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हैं या इसके अलावा आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं स्ट्रीमिंग बंद कर रहा हूँ। इन केस किसी का कोई डाउट डिस्कस कर सकते हैं।